दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ज़रूरी बात इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और वीडियो देखिएगा। करीब आज से 2 साल पहले मुझे एक SBI क्रेडिट कार्ड SBI बैंक की तरफ से मिला था। मैंने कुछ दिन उसका यूज अपने ज़रूरत के हिसाब से किया, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे हिसाब से वो फरवरी या मार्च 2024 का महीना था। मेरा जो क्रेडिट कार्ड था वो कहीं खो गया और वो क्रेडिट कार्ड किसी व्यक्ति को मिल गया। जिस दिन वो कार्ड मेरा गुम हुआ था उसके 10 दिन तक मुझे पता नहीं था कि मेरा क्रेडिट कार्ड कहीं खो गया है। और इस बीच में मेरा जो कार्ड था उससे कुछ अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि जब वो कार्ड खो गया तो सबसे पहले मुझे ब्लॉक करवाना चाहिए था। ये बिल्कुल सही बात है। और अगर मैंने ब्लॉक नहीं किया किसी कारणवश तो मेरे कार्ड से बिना मेरे परमिशन का, यानी कि बिना मेरे पिन डाले कोई भी मेरे कार्ड से कैसे ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आजकल किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का एक ऑप्शन रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉन्टैक्टलेस पेमेंट क्या होता है भाई। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसकी मदद से कोई भी कार्ड होल्डर बिना पिन के 4,999 रुपये से ऊपर का पेमेंट सिर्फ पॉस मशीन में टच करके कर सकता है। तो इसी का फ़ायदा उठाया उसने जिसको मेरा ये क्रेडिट कार्ड मिला था। आपके दिमाग में एक और बात आएगी कि जब ट्रांजैक्शन होता था तो उसका मैसेज तो मेरे फ़ोन पे में आया होगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूं। मेरे फ़ोन में लगभग 100 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप है। हो सकता है उसी मैसेज के चक्कर में मैं उस ट्रांजैक्शन का मैसेज को स्किप कर गया हूँगा, लेकिन मुझे जब पता चला तो मैं देखा कि मेरे फ़ोन पे उस ट्रांजैक्शन का मैसेज आया हुआ है। अब आगे जब वो कार्ड मेरे नाम से था तो ऑब्वियसली है उसका जो स्टेटमेंट होता है महीने का वो भी मेरे पास ही आना था। तो उसका रिपोर्ट आया बैंक वालों के तरफ से। उस फ्रॉड हुए पैसों को देने की बात हुई तो मैंने बैंक को बोला, कॉल करके बोला कि मेरा कार्ड कहीं खो गया था, जिसके चलते उस कार्ड से किसी ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट किया है के माध्यम से कुछ पैसे निकाल लिए या कुछ ख़रीद लिया होगा। तो बैंक ने मेरा कोई बात नहीं सुना और मैंने भी पेमेंट नहीं किया। दूसरे मंथ जब स्टेटमेंट आया तो उस स्टेटमेंट में बहुत सारा चार्जेस और इंटरेस्ट लगा के बैंक ने बोला अब तो आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। उसके बाद मैंने बैंक से ईमेल पे रिक्वेस्ट किया कि मेरे साथ एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया, मेरा पैसा फ्रॉड हो गया है, इसमें कुछ आप कम कर लीजिए, एटलीस्ट जो चार्जेस लगाए हैं उसको भी कम कर लीजिए, तो मैं पूरा पेमेंट कर दूंगा। सारा अमाउंट जो था प्रिंसिपल अमाउंट मैं वो पेमेंट कर दूंगा। दोस्तों बैंक ने मेरी एक ना सुनी और मेरे ऊपर हर एक मंथ कम से कम 3500 से ज़्यादा का जो चार्जेस है वो लगाना चालू कर दिया। हर एक मंथ वो सेटलमेंट भेजता था 3500 रुपये लगा के। और अब मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं बैंक को सीधा पैसा तो नहीं देने वाला हूँ, अब मैं इसे सेटलमेंट करूँगा। अब इस सेटलमेंट का भी एक पूरा नियम कानून होता है, किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। अभी आप इतना समझिए कि किसी भी पर्सनल लोन का क्रेडिट कार्ड का 6 मंथ तक अगर पेमेंट नहीं किया जाए तो बैंक आपको ऑफ़र करता है कि आप सेटलमेंट कर लो। अब सेटलमेंट में होता ये है कि मान लिया जाए आपने किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये खर्च कर दिए, अब आप उसे दे नहीं पा रहे हो, तो उस केस में बैंक आपसे कहती है कि आप हमें 40,000 रुपये ही दे दो, मैं आपका सेटलमेंट कर दूंगा। इसके बाद से मेरे तरफ से कोई भी रिकवरी एजेंट या बैंक की तरफ से कोई भी कॉल आपको नहीं जाएगा। लेकिन इसमें होता क्या है ये भी आपको समझना चाहिए। जो आपका सिविल स्कोर होता है वो लो हो जाता है। एक बार अगर किसी भी बैंक से आपने सेटलमेंट कर लिया तो आप उस बैंक से या किसी भी बैंक से अपनी पूरी ज़िंदगी में लोन नहीं ले सकते हैं। अब सिर्फ सिविल पे भी बात करूँगा तो भी उसका एक लंबा वीडियो बन जाएगा। अभी इसको स्किप करते हैं और सीधे आते हैं अभी के टॉपिक पे। तो बैंक ने जो अमाउंट हमको बोला पे करने के लिए, वो टोटल अमाउंट का 30% ही डिस्काउंट दे रहा था सेटलमेंट में भी। लेकिन मेरा कहना था कि जब मैं बैंक से सेटलमेंट ही कर रहा हूँ और इसके बाद जब मुझे किसी बैंक से फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा तो मैं पूरा ड्यू अमाउंट का 70% क्यों दूँ।
मैंने उसको बोला जब आप सेटलमेंट कर ही रहे हो तो आप मुझसे 50% में सेटलमेंट करो, लेकिन बैंक ने मेरी बात नहीं मानी। इसके बाद आज यानी कि 22 अप्रैल को एक रिकवरी एजेंट ने मेरे गांव में एक आदमी को कॉल किया, जिसका नाम मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता हूं। कुछ सोशल मीडिया का गाइडलाइन होता है, मैं किसी का पर्सनल डिटेल साझा नहीं कर सकता हूं। लेकिन मेरे गांव से जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको पता होगा कि किनको कॉल किया गया था रिकवरी एजेंट के तरफ से। उनको फ़ोन करके झूठ बोला कि मैंने उनके नाम पे लोन लिया है। अब अगला आदमी जो पेमेंट नहीं कर रहा है, अब वो पेमेंट आपको करना होगा। बताइए। अब वो आदमी कुछ लोगों के साथ मेरे घर पे आ गया। मेरे घर पे मेरे फादर, मदर और मेरी सिस्टर थी। उनको पूरा कहानी बताया। बाद में मुझसे बात हुई और मैंने फिर मैटर को संभाला। अब आगे बढ़ने से पहले आपके माइंड में एक सवाल चल रहा होगा कि क्रेडिट कार्ड मैंने लिया मेरे नाम पे था, इसको कॉल किया रिकवरी एजेंट वाला, ना मैंने उसको गारंटर बनाया था और ना ही उनका आधार, पैन और बैंक डिटेल बैंक को साझा किया, तो फिर रिकवरी एजेंट का कॉल मेरे गांव वाले को क्यों आएगा भाई? या मेरे रिलेटिव को क्यों आएगा? तो ध्यान से सुनिएगा, इसका भी एक एल्गोरिथम है बैंक वालों का। जब भी आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो वो एक ऐप बताते हैं कि उसको डाउनलोड कीजिए, तो आपका कार्ड जो है वो एक्टिवेट होगा। फिर आप उस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जब आप उस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करते हैं तो ओपन करते समय वो इवन आप कोई भी ऐप अगर डाउनलोड करते हैं तो वो बहुत सारा ऐप ऐसा होता है जो आपसे कुछ परमिशन आपके फ़ोन से लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ SBI कार्ड ऐप से ही, तो आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि बैंक कैसे मेरा या आपका कॉन्टैक्ट डिटेल कैसे एक्सेस करता है। जैसे देखिए, मैंने SBI कार्ड एप्लीकेशन डाउनलोड किया, अब इसको ओपन कर रहा हूँ। अब ये मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, जो बैंक वाले देते हैं, या खुद से आप SBI के वेबसाइट से जाके उसको बना सकते हैं। जैसे ही इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालूंगा और लॉगिन करूंगा तो आप देखिए ये बोल रहा है आप SMS और फ़ोन कॉल का परमिशन मुझे दीजिए। अब जैसे ही मैं इसको अलाउ करूंगा वैसे ही मेरा जो लोकेशन डिटेल है ये मांग रहा है। अब जैसे ही मैं इसको अलाउ करता हूं तो देखिए ये बोल रहा है अलाउ SBI कार्ड टू मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल। अब मेन धंधा यहीं से स्टार्ट होता है वो लोग का। अब जैसे ही मैं अलाउ करूंगा मेरा जितना कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो बैंक के पास सिंक हो जाएगा। अब इसी तरह से वो किसी भी ग्राहक को ब्लैकमेल करता है। पेमेंट नहीं देने के कंडीशन में वो उसके रिलेटिव को कॉल करेगा, उसके दोस्त को कॉल करेगा, उसके कंपनी में कॉल करेगा। वो ये सब इसलिए करता है ताकि अब आप ही समझो। अब जैसे मेरा ही ले लो, मेरे गांव में किसी फलना आदमी को कॉल किया, वो मेरे घर पे आया बोलने, उसके साथ कुछ और लोग आए, सबको पता चला कि यशवंत ने किसी के नाम पे या खुद किसी बैंक से लोन ले लिया है और पेमेंट नहीं किया है। अब अगर आप गांव से हैं तो आपको पता होगा कि खास करके गांव का लोग को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, वो अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी का बैंक वाला जो रिकवरी एजेंट होता है उसका फ़ायदा उठाता है। गांव वालों को फ़ोन करेगा या उसके रिलेटिव को फ़ोन करेगा तो कस्टमर अपनी इज्जत बचाने के लिए पेमेंट कर देगा, और इसमें बैंक वाला सक्सेस भी होता है। बहुत सारा लोग अपनी इज्जत बदनामी नहीं हो किसी भी तरह पैसे का जुगाड़ करके बैंक को दे देता है, क्योंकि गांव है तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करेंगे, जैसे फल्लमा 420 है, ये है, वो है, लंद है, फंद है, पूरा बोलेगा। लेकिन ये सब से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर तुम गलत नहीं हो तो गांव वाला क्या बोलेगा, रिलेटिव क्या बोलेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई कमा के थोड़ी खिलाता है यार, अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, अपना खर्चा करता हूँ, किसी का चोरी नहीं करता हूँ ना, और किसी से मांग के नहीं खाता हूँ। तो ये सब बातों पे उतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन आप अपने रिलेटिव और गांव वालों को समझाइए कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने किसी से आपके नाम पे लोन नहीं लिया है, वो सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए गांव में या आपको फ़ोन कर रहा है। अब अगर आप इतना उसे समझा दीजिएगा तो जो समझदार होगा वो समझ जाएगा, और जो थोड़ा उस कैटेगरी का होगा,
मतलब वही पॉलिटिक्स करने वाला, जिसे हम बोलते हैं विलेज पॉलिटिक्स, तो वो उस रिकवरी एजेंट से मिल भी सकता है कि आप कुछ परसेंटेज मुझे दे दीजिएगा, मैं डेली उसके घर पे जाके उसे बोलूँगा कि बैंक से मुझे कॉल आ रहा है, जो बैंक वाला मुझे बोल रहा है पेमेंट करने के लिए। ऐसा भी होता है दोस्तों। अब इसमें होता है ये है कि रिकवरी एजेंट होता है थर्ड पार्टी से, वो बैंक से नहीं होता है, उसको बैंक हायर करती है थर्ड पार्टी से, जिसे बैंक के द्वारा कुछ रकम, कुछ इंसेंटिव दिया जाता है कस्टमर से पैसा रिकवर करने के लिए, वो उसका जॉब है। तो बहुत सारा एजेंट आपके करीबी से मिलके भी आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब जो मेरे गांव वाला को कॉल किया था, तो वो हैं बहुत अच्छे आदमी, उनको बाद में मैंने समझाया तो वो समझ भी गए, ऐसा कोई बात नहीं है। और मेरे गांव वाले वैसा नहीं है जो कुछ भी कोई बोल देगा तो वो विश्वास कर लेगा मेरे बारे में भी कि मैंने वैसा कोई फ्रॉड किया और वैसा कुछ किया है। तो वैसा कोई बात नहीं है। मैंने जितना बात इसमें बताया आपको वही सही है। आप किसी भी, हो सकता है आज उनके पास कॉल आया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कल आपके पास कॉल जाए, आपको भी बोला जाए कि जो फलना आदमी है वो आपके नाम से लोन ले लिया है। किसी के नाम से लोन कोई कैसे ले सकता है? आप ही बताइए कि आपके नाम से अगर हम लोन लेते हैं तो आप कम से कम सिग्नेचर तो करेंगे, मेरा गारंटर तो बनेंगे। हम क्यों लेंगे भाई आपके नाम से लोन? और मैंने किसी भी बैंक का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। मेरे पास अभी भी 10-10 बैंक का क्रेडिट कार्ड है। मैं कमाता हूँ और मेरी सैलरी है अच्छा खासा। तो जब सैलरी बैंक देखती है अच्छा खासा 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये महीना मैं कमा रहा हूँ, तो सब चाहता है, हर एक बैंक चाहता है कि मैं उसको कुछ लोन दे दूँ, कोई क्रेडिट कार्ड दे देता हूँ ताकि वो कहीं स्पेंड करे तो उससे इंटरेस्ट मिले बैंक को। तो ये सब बैंक का धंधा है, इस धंधे में आपको नहीं फंसना है। मुझे पता है कि बैंक वाले से कैसे बात करना है और कैसे उसको शांत करना है। और इसका भी एक नियम कानून होता है, जो आरबीआई होता है, जो बैंकों का बैंक जो होता है वो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसका कुछ नियम कानून होता है बैंक के खिलाफ, बैंक के प्रति, चाहे वो एसबीआई बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, कोई भी बैंक हो। बैंक के हर एक बैंक का जो हर एक प्लान होता है उस पर आरबीआई का बहुत कड़ा नज़र रहता है। और आज जो मेरे साथ ये घटना हुआ है, ये रिकवरी एजेंट ने मेरे गांव वाले को कॉल किया है, इसका मैंने आरबीआई को कंप्लेन किया है। मैंने पेमेंट नहीं किया है वो बात अलग है, क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि वो पैसा जो था वो फ्रॉड हो गया, मैंने खुद खर्च नहीं किया है। अगर मैं उस पैसे को खर्च किया होता अपने ऊपर तो मैं ज़रूर उसका पेमेंट कर देता, लेकिन वो मेरा पैसा फ्रॉड हुआ है। मेरा कार्ड कहीं खो गया था, वो कार्ड किसी को मिला, रास्ते पे मिला होगा या ट्रेन पे, कहीं जहाँ मेरा खोया कार्ड वो किसी को मिला होगा, तो वो जाकर के, मैं उसको कार्ड को ब्लॉक नहीं करवा पाया था, और वो कोई पॉस मशीन में जाकर के बहुत सारा ट्रांजैक्शन हुआ है। मैं वो डिटेल को आपको शेयर करने का कोशिश करता हूँ, आप देख सकते हैं, विंडो पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि ये सब ट्रांजैक्शन हुआ है। तो बहुत दिन के बाद हमको पता चला, मतलब 10 दिन 15 दिन के बाद हमको पता चला कि ये सब ट्रांजैक्शन हुआ है, बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आया तो मुझे पता चला। तो मैंने आरबीआई को इसका कंप्लेन किया है कि मेरे गांव वाले को जो है एसबीआई बैंक के तरफ से, उसके थर्ड पार्टी जो रिकवरी एजेंट है उसके तरफ से जो है कॉल किया जा रहा है और हरास किया जा रहा है फालतू का हमको, और बदनाम किया जा रहा है हमको गांव में। तो इसके खिलाफ़ आप एक्शन लीजिए। तो मैंने जब से आरबीआई को कंप्लेन किया तब से वो कॉल नहीं कर रहा है और वो करेगा भी नहीं कॉल, वो अच्छे से उसका इलाज हो जाएगा। आप ये मनी कंट्रोल का देख सकते हैं, ये एक न्यूज़ एजेंसी है मनी कंट्रोल। आप इसमें देखिए कि एक जो है कस्टमर को परेशान किया जा रहा था तो वो कंप्लेन किया, तो आप देख सकते हैं कि उस बैंक के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया आरबीआई ने। आप अगर कोई लोन लेता है तो आप सिर्फ उसी को कॉल कर सकते हैं। लोन 2 तरह का होता है, एक होता है सिक्योर लोन, एक होता है अनसिक्योर लोन। तो मेरा जो है ये अनसिक्योर लोन है। ये क्रेडिट कार्ड और जो पर्सनल लोन होता है सब अनसिक्योर्ड लोन में आता है। इसका कोई माई बाप नहीं होता है। कस्टमर अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो वो भी ठीक है। आप किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं, किसी के घर या गांव में जाकर के किसी को कॉल नहीं कर सकते हैं, किसी को बदनाम नहीं कर सकते हैं। तो इसके खिलाफ़ ये मैंने आरबीआई को कंप्लेन कर दिया है। आप ये देख सकते हैं, ये कंप्लेन का लिस्ट है, ये मैंने बैंक को भी शेयर कर दिया है। और इसका जो भी होगा मैं बाद में इससे सेटलमेंट ही करवाऊँगा, क्योंकि मैंने जब यूज ही नहीं किया ये पैसे को तो मैं पूरा पैसा क्यों दूँ बैंक को? बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग अगर हमारे गांव से देख रहे हैं कोई, तो आप समझेंगे इस चीज़ को। और अगर आपको दोबारा कॉल आता है
तो आप उसे अच्छे से जवाब दे सकते हैं। मैं किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो बना रहा था, जैसा कि मैं अपने फेसबुक पोस्ट में बताया था आपको, लेकिन अब इस तरह का मैटर हो गया तो मुझे जल्दी जल्दी में ये वीडियो बना के अपलोड करना पड़ रहा है। तो मैं जल्द ही एक नए वीडियो में आपसे मिलता हूँ, जो बिहार पॉलिटिक्स पे होने वाला है। बिहार में आने वाला इलेक्शन है, तो उसी के मद्देनज़र मैं सोच रहा हूँ कि कुछ सोशल अवेयरनेस टाइप का वीडियो बना के आपको दूं, ताकि कोई भी नेता लीडर आपका इस्तेमाल ना कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस वीडियो को देखा। आप भी अवेयर होइए कि इस तरह के लोन फ्रॉड से आपको कोई परेशान ना कर सके। अगर वैसा कुछ होता है, देश संविधान से चलता है और बैंक के लिए भी एक कानून है, जो उस कानून के तहत ही बैंक को काम करना रहता है। आरबीआई के बारे में आपको पता होगा, वो सारा रेगुलेट करता है, सारे बैंक पे उसका नज़र रहता है। कोई भी बैंक आरबीआई के गाइडलाइन के ख़िलाफ़ कदम नहीं उठा सकता है। कोई भी बैंक, जो आरबीआई का गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही उसको काम करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।